कहानी की शुरुआत होती है कोलोराडो के एक हाई सिक्योरिटी जेल में, जहाँ पर एक रे ब्रेसलिन नाम का आदमी कैद था। एक दिन एक कैदी ने उसे एक जैक नाम के दूसरे कैदी से बचकर रहने को कहा, क्योंकि जैक रे पर हमला करने का प्लान बना रहा था। अगले दिन प्लान के हिसाब से जैक्स ने रे पर हमला कर दिया, लेकिन रे के सामने वो टिक नहीं पाया और आखिरकार रे जीत गया। लेकिन इस लड़ाई के लिए जेल के गार्ड्स ने रे को एक अलग चैम्बर में ले जाकर बंद कर दिया। ये जेल का वो हिस्सा था जहाँ पर जेल के खुखार कैदियों को 24 घंटे बंद करके रखा जाता था। रे के इस कमरे में एक टॉयलेट के अलावा और कुछ नहीं था। ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था जिसके जरिए उस पर 24 घंटे नजर रखी जाती थी। अब रे तुरंत ही जेल से भागने का प्लान बनाने लगा। उसने रूम के चारों तरफ घूमकर हिसाब लगाया कि जेल के उस पार गैराज है। इन कुछ दिनों तक जेल में गार्ड्स की कमी थी, इसलिए कुछ दिन तक रे ने जेल में ही रह के बहुत बारीकी से गार्ड के चाल चलन को देखा। उसने जांचा कि गार्ड ठीक 7 मिनट के लिए सिगरेट पीने के लिए जेल से बाहर निकलते थे। अब उसे उस दरवाजे का पासवर्ड पता लगाना था। इसके लिए उसने खाने के साथ आने वाला दूध के प्लास्टिक को उतारा और चुपके से पासवर्ड की स्क्रीन पर लगा दिया, और उसका ये तरीका काम कर गया। इसके अलावा उसने बाहर मौजूद अपनी टीम को भी खबर पहुंचा दी कि जब भी वो यहाँ से भागेगा ठीक उसी समय उन्हें जेल के पास वाले गैराज में आग लगानी होगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया और रे पासवर्ड डाल के उस कमरे से बाहर निकल गया। फिर वो पाइप्स वाले रास्ते से होता हुआ उस गैराज तक जा पहुंचा और ठीक उसी समय उसकी टीम ने बाहर विस्फोट करके सबका ध्यान भड़का दिया। जल्दी ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पर आई और रे उसके नीचे छुपकर वहाँ से भाग निकला। आखिरकार उसके साथी एबिगेल और हंस उसे लेने आए, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने रे को एक खाली सड़क पर छोड़ दिया। जल्दी पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पर तभी लेस्टर नाम का एक आदमी वहाँ पर आया और उसने पुलिस से रे को छोड़ने को कहा। इसके बाद लेस्टर और रे उसी जेल के हेड से बात करने पहुंचे और तभी एक खुलासा होता है कि रे खुद एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है। उसकी ये कंपनी दुनिया भर के जेलों की सिक्योरिटी की जाँच करती थी। दरअसल रे कोई अपराधी नहीं था, बल्कि वो तो खुद ही एक कैदी बन के दुनिया भर के जेलों की सिक्योरिटी कंडीशन को जांच करता है, ताकि उसके मुताबिक जेल के हेड उस पर और ज्यादा काम कर सके। वो अब तक इतनी जेलों से भाग चुका था कि लोग कहने लगे थे भाई ये बंदा तो यार कहीं भी नहीं रुक सकता। इसके 5 महीने बाद वो अपने ऑफिस वापस गया, जहाँ पर उसने एक साधारण सा गेम खेल के अपने को-वर्कर्स को खुश किया। इसके बाद उसके पार्टनर लेस्टर ने उसे एक जेसिका नाम की लड़की से मिलवाया। वो चाहती थी कि रे दुनिया के सबसे कड़ी सिक्योरिटी वाले जेल की जाँच करे, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि रे और उसकी टीम को वो खुफिया जेल कहाँ पर है उसका पता लगाना होगा। इस काम के वो लाखों डॉलर्स देने को तैयार थी, लेकिन रे को कुछ ये सब ठीक नहीं लग रहा। लेकिन उसके पार्टनर लेस्टर के मनाने पर वो कुछ ही देर में राजी हो गया। उसके बाद उन्होंने रे को एक एंथनी नामक आतंकवादी की पहचान दी और फिर एबिगेल ने उसके बाजुओं में एक ट्रैकर भी लगा दिया। लेकिन जल्द ही किसी ने रे को किडनैप कर लिया और बड़ी बेरहमी से उसकी बाजुओं में लगा वो ट्रैकर भी निकाल लिया। अब वो सीधा जेल में पहुंच गया ताकि उसे पता न लग सके कि ये जेल आखिर है कहाँ पर। जब रे की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक कांच के डिब्बे में बंद था और उसके चारों ओर कई कैदी थे। उसके बाद उसकी मुलाकात जेल के वार्डन हॉब्स से हुई। रे को तो बताया गया था कि वार्डन का नाम मास होगा। ये देखकर रे समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए उसने वो खास कोड बोला जिससे कि वो इमरजेंसी में जेल से बाहर निकल सकता था। लेकिन हॉब्स ने उसकी बातों का कोई भी जवाब ना देते हुए उसे एक जेल में भेज दिया। दूसरी तरफ एबिगेल और हंस रे का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं रे ने देखा कि यहाँ के जेल के हर एक गार्ड ने एक जैसे कपड़े और एक जैसे मास्क पहने हुए थे और उनका जब मन करता वो किसी को भी पीटने लग जाते। कुछ देर बाद एक एमिल नाम का आदमी रे के पास आया और उसे बताया कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उस जेल में है क्योंकि कुछ लोग उससे उसके बॉस का पता लगवाना चाहते हैं। तब रे को पता चला कि यहाँ पर कोई असली अपराधी है ही नहीं, बल्कि अमीर लोग अपने दुश्मनों को यहाँ पर टॉर्चर करने के लिए भेजते हैं। रे को खुखार लोगों के जेल में जाना था, इसलिए वो एमिल से हाथापाई करने लगा। आखिरकार उन्हें एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया, जो अपने आप में कोई टॉर्चर से कम नहीं था। इस कमरे का तापमान इतना ज्यादा था जिसे कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्द ही उन्हें वहाँ की तेज रोशनी को देखकर चक्कर आने लगे और वार्डन कैमरे से ये सब देखकर मजे लेता रहा। फिर अगले दिन एक कायरी नाम का डॉक्टर रे को देखने आया। उसे रे पर थोड़ी दया आ गई, लेकिन जब रे ने उस डॉक्टर से इस जेल का पता पूछा कि ये जेल आखिर है कहाँ पर, तो उस डॉक्टर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। आखिरकार रे और एमिल को छोड़ दिया गया। रे ने बताया कि उस कमरे का फर्श एल्युमिनियम से बने होने की बजाय स्टील से बना हुआ था। इसके बाद उसने एमिल से एक स्टील की कोई पत्ती लाने को कहा जिससे वो वहाँ के नट बोल्ट को खोल सके। इसके बाद फिर एमिल को उस वार्डन ने बुला के उसके बॉस के बारे में पूछा, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो गार्ड ने उसके मुंह में जबरदस्ती एक पानी की पाइप ठूसकर उसके साथ बहुत जुल्म किया। लेकिन इस दौरान एमिली मेटल का एक टुकड़ा चुराने में कामयाब रहा। बाद में उसने रे से उसके बनाए हुए प्लान के बारे में पूछा, जिस पर रे ने कहा कि उसके हिसाब से ये जगह जमीन के नीचे बनी हुई है। अगर वो एक बार नट बोल्ट खोलकर बाहर निकल भी जाएं, तो फिर उन्हें ऊपर की ओर जाने के लिए भी रास्ता ढूंढना होगा। अब वो प्लान के मुताबिक फिर से लड़ाई करके उन कमरों तक पहुंच गए और वहाँ रे ने कैमरे से छुपकर वहाँ के नट खोलना शुरू
किए और काम होते ही एमिल को इशारा कर दिया ताकि वो गार्ड्स का ध्यान भटका सके। और तभी एमिल जोर से चिल्लाने लगा और सभी गार्ड्स उसकी तरफ देखने लगे। मौके का फायदा उठाते हुए रे ने कागज से कैमरे को ढक दिया। इसके बाद वो फ्लोर से नीचे उतरा, लेकिन उतरते समय गलती से उससे एक पाइप टूट गई जिससे हर जगह पानी भर गया। आखिरकार जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि ये जेल कोई जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच पानी पर एक विशालकाय जहाज पर थी। इधर अंदर का पानी चारों ओर फैलने लगा था तो रे वापस से अपने कमरे में लौट आया। उधर एबिगेल और हस ने लेस्टर से रे के बारे में बात की। असल में इस काम को करने के लिए रे को जो चेक मिला था वो बाउंस हो गया और तो और जेसिका का भी कोई अता पता नहीं था। इसलिए उन्होंने लेस्टर से रे को ढूंढने को कहा, लेकिन लेस्टर ने तो कहा कि रे को अपना काम करने दो। उनके जाने के बाद लेस्टर ने जेल के वार्डन को कॉल किया और रे को पूरी उम्र वहीं पर रखने को कहा। अब ये खुलासा होता है कि लेस्टर अकेला ही इस कंपनी का मालिक बनना चाहता था, इसलिए उसने ये नकली डील करवा के रे को जेल में भेज दिया। लेकिन एबिगेल और हस ने हार नहीं मानी। हस को एक डूमटाउन नाम के एक जेल के बारे में पता चला जिसमें लोग अपने दुश्मनों को रखते थे, लेकिन ये आखिर कहाँ पर स्थित है ये किसी को नहीं पता था। उधर रे और एमिल को भी ये पता लगाना था कि वो आखिर इस दुनिया के किस हिस्से में मौजूद हैं। इसीलिए रे ने डॉक्टर कायरी से मदद मांगी, लेकिन उसने उसकी कोई मदद नहीं की। फिर रे ने वहाँ से एक गत्ता चुराया और थोड़ा बहुत जुगाड़ करके उससे एक सेक्सटेंट नाम का डिवाइस बनाया जिससे शिप की लोकेशन के पॉइंट्स पता किए जा सकते थे। लेकिन इसके लिए उसे शिप के सबसे ऊपर जाना होगा, जिसके लिए उसने जेल की कैदी जावेद से मदद मांगी। बाद में जावेद ने वार्डन के पास जाकर उसका जासूस बनने का नाटक किया और बदले में उससे खुली हवा में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। इस बात से अनजान वार्डन ने इस बात की मंजूरी दे दी और फिर अफरीदी ने डिवाइस के जरिए उस शिप के पॉइंट्स पता किए। आखिरकार रे ने पता लगाया कि वो मोरक्को के पास अटलांटिक ओशन में थे, जिससे सुनकर एमिल ने उसे बताया कि उसका एक दोस्त मोरक्को में ही रहता है। अगर वो किसी तरह उस तक खबर पहुंचा दे तो वो अपनी टीम के साथ हमें बचाने जरूर आएगा। अब रे फिर से डॉक्टर कायरी से मिला और उसे मदद करने के लिए मना ही लिया। फिर रात को डॉक्टर ने एमिल के दोस्त को ईमेल करके जेल का लोकेशन दिया। आखिरकार अब जेल से भागने का टाइम आ गया। उधर जावेद ने वार्डन को एक झूठी खबर दी कि ब्लॉक ए में लड़ाई होने वाली है, इसलिए जेल के सभी गार्ड्स को वार्डन ने ब्लॉक ए में भिजवा दिया और स्पेशल ब्लॉक्स में सिर्फ 2 गार्ड रह गए। रे ने मौका देखकर वहां पर लड़ाई शुरू कर दी और जल्दी सब एक दूसरे को पीटने लगी। मौके का फायदा उठाते हुए रे, एमिल और जावेद शिप के ऊपरी तरफ भागने लगे, पर वार्डन ने तुरंत पूरी शिप में लॉकडाउन लगवा दिया। इससे हुआ ये कि तीनों के ऊपर पहुंचने से पहले सभी दरवाजे लॉक हो गए और मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। दूसरी तरफ एमिल का दोस्त अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में वहां पर पहुंचा, लेकिन शिप में तो गार्ड्स और कैदियों के बीच धुआंधार गोलियों की बारिश चल रही थी। इसी दौरान एक गोली जावेद की पीठ में लग गई। अब रे ने दिमाग लगाया और कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काटने का फैसला किया। ये करके वो ऊपर का दरवाजा फिर से खोल सकते थे। उसने एमिल को जावेद का ध्यान रखने को कहा और खुद आगे चला गया। तभी जावेद ने एमिल को भी आगे जाने को कहा, क्योंकि वो जानता था कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मजबूरन एमिल को उसे छोड़कर भागना पड़ा और बाद में गार्ड्स ने आकर जावेद को गोलियों से भून डाला। उसी वक्त रे शिप की बिजली काटने में कामयाब रहा और उधर एमिल भी भागकर छत तक आ गया। वो दौड़ के अपने दोस्त के हेलीकॉप्टर तक पहुंचा, लेकिन पीछे से जेल के गार्ड्स आकर उस पर हमला करने लगे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और गार्ड्स का सामना करते हुए रे के बाहर आने का इंतजार किया। लेकिन रे तो अंदर बदकिस्मती से पानी के टैंक में फंसा हुआ था। गार्ड्स हर तरफ उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए वो दरवाजा खोलकर सीधा समुद्र में कूद गया। तभी एमिल हेलीकॉप्टर लेके निकल पड़ा और उसने समुद्र में रे को देखा। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर से सीढ़ी फेंकी, जिस पर रे ने चढ़कर शिप पे मौजूद ऑयल टैंक्स पर अनादुल फायरिंग कर दी। जल्दी शिप पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वार्डन अपनी गार्ड समेत वहीं पर मारा गया। आखिरकार एमिल और रे सुरक्षित मोरक्को के किनारे पर आ गए। तभी एक गाड़ी उन्हें लेने आई और उसमें से जेसिका बाहर निकली। रे ने देखा कि ये तो वही लड़की है जिसने उसे इस जेल में भेजा था। जब एमिल ने बताया कि ये उसकी बेटी है तो रे के तो होश ही उड़ गए। अब जाके ये खुलासा हुआ कि एमिल ही मैनहेम है, जबकि सबको लगता था कि मैनहेम उसका बॉस है। उसने अब तक अपनी असलियत छुपा कर रखी थी ताकि उसके दुश्मन उसे मार न डाले। इसके बाद हमें पता चलता है कि जेसिका अपने पिता को जेल से छुड़वाना चाहती थी, इसीलिए उसने धोखे से रे को इस जेल में भिजवाया। अंत में उसने लेस्टर की सच्चाई बताई कि कैसे वो जेल के वार्डन के साथ डील करके उसे मरवाना चाहता था। आखिरकार रे एबिगेल और हस से मिला, जिससे रे को पता चला कि लेस्टर को एक ऑफर मिला था जिसके मुताबिक अगर रे इस जेल से भागने में नाकामयाब होता तो लेस्टर इस जेल का CEO बन जाता। उधर जब लेस्टर को पता चला कि रे जेल से बाहर आ गया है तो वो भी अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागने लगा। इसके बाद हस ने गाड़ी में बैठकर उस पर हमला कर दिया और बाद में जब लेस्टर की आंख खुली तो वो अब भी एक गाड़ी में ही था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो हजारों डिब्बे से गिरा हुआ एक शिप में था और अब ये जहाज कहाँ जा रहा है ये कोई नहीं जानता।